क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आप वसंत का बेसब्री से इंतजार करते हैं, सोचते हैं कि आपका बगीचा सुंदर फूलों और हरे-भरे पौधों से भर जाएगा। लेकिन जैसे ही कलियां खिलना शुरू होती है, छोटे-छोटे दुश्मन यानी कीड़े उन पर हमला कर देते हैं और देखते ही देखते आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। आपको लगता होगा कि यह आपकी किस्मत है, लेकिन सच तो यह है कि आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बागवानी का वह रहस्य बताऊंगा जिसे अपनाकर पेशेवर माली अपने बगीचों को हमेशा कीड़ों से मुक्त रखते हैं। यह एक ऐसा तरीका है जो इतना आसान है कि आप हैरान रह जाएंगे, और अगर आपने इसे आजमा लिया तो आप कीड़ों की समस्या को लगभग भूल ही जाएंगे। तो क्या आप उस एक गलती को जानने और अपने बगीचे को हमेशा के लिए सुरक्षित करने के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम उस जादुई तरीके पर जाइए, यह समझना बहुत जरूरी है कि शुरुआती वसंत ही कीड़ों पर हमला करने का सबसे सही समय क्यों है। सोचिए, सर्दियों में जब तापमान गिरता है तो कीड़े मकोड़े मरते नहीं हैं, वे बस गहरी नींद में चले जाते हैं। वे और उनके लाखों अंडे पेड़ों की छाल की दरारों में, सूखी पत्तियों के नीचे और मिट्टी की ऊपरी परत में छिपकर सर्दी बिताते हैं। इसे ओवरविंटरिंग या शीतकालीन नींद कहते हैं। जैसे ही वसंत की पहली गर्म किरणें धरती पर पड़ती है, ये सोए हुए दुश्मन जाग जाते हैं। उनके अंडे फूटने लगते हैं और भूखे लार्वा की एक पूरी फौज आपके नए और कोमल पत्तों पर हमला करने के लिए तैयार हो जाती है। अगर हम इसी समय उनके जागने से ठीक पहले उन पर वार करें, तो हम उनकी पूरी पीढ़ी को एक ही बार में खत्म कर सकते हैं। यह लड़ाई शुरू होने से पहले ही जंग जीतने जैसा है। तो पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है समय का सही चुनाव। आपको यह काम तब करना है जब सर्दियों की कड़ाके की ठंड खत्म हो गई हो, लेकिन पौधों में नई पत्तियां या कलियां अभी तक नहीं आई हो। इसे डोर्मेंट सीजन या सुषुप्त अवस्था का अंत कहते हैं। तापमान दिन में 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए और अगले 24 घंटों तक बारिश या पाला पड़ने की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए। अगर आप बहुत जल्दी छिड़काव करते हैं, जब बहुत ज्यादा ठंड होती है, तो तेल जम सकता है और पौधे को नुकसान पहुंचा सकता है। और अगर आप बहुत देर करते हैं, जब नई कोमल पत्तियां निकल आती हैं, तो तेल उन पत्तियों को जला सकता है। इसलिए कैलेंडर पर तारीख देखने के बजाय अपने बगीचे के पौधों और मौसम पर नजर रखें। जब आपको लगे कि प्रकृति बस जागने ही वाली है, वही सही समय है अपने हथियार उठाने का। ये एक छोटी सी खिड़की होती है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल आपके बगीचे का भविष्य तय कर सकता है। यह बिल्कुल एक सर्जिकल स्ट्राइक की तरह है। सही समय, सही जगह और दुश्मन खत्म। अब बात करते हैं उस सोए हुए खतरे की, जो असल में आपके बगीचे में हर जगह छिपा हुआ है। यह सिर्फ कुछ कीड़े नहीं है, यह एक पूरी सेना है जो सही मौके का इंतजार कर रही है। एफिड्स, स्पाइडर माइट्स और मिलीबग्स जैसे रस चूसने वाले कीड़ों के अंडे इतने छोटे होते हैं कि वे आपको नंगी आंखों से दिखाई भी नहीं देंगे। वे आपके गुलाब, फलों के पेड़ों और अन्य सजावटी पौधों की छाल की दरारों में, शाखाओं के जोड़ों में और पिछले साल की सूखी कलियों के पास चिपके रहते हैं। कुछ फंगल बीमारियों जैसे पाउडरी मिल्ड्यू और ब्लैक स्पॉट के बीजाणु भी इसी तरह सूखी पत्तियों और टहनियों पर सर्दियों भर जिंदा रहते हैं। जमीन में भी कई तरह के बीटल और कैटरपिलर के लार्वा सोए रहते हैं। वे बस मिट्टी के थोड़ा गर्म होने का इंतजार करते हैं ताकि बाहर निकलकर आपके पौधों की जड़ों और नई पत्तियों को खाना शुरू कर सके। इसीलिए जब हम शुरुआती वसंत में उपचार की बात करते हैं, तो हमारा लक्ष्य केवल पौधे के ऊपर के हिस्से को साफ करना नहीं, बल्कि इस पूरे छिपे हुए इकोसिस्टम को निष्क्रिय करना होता है। हमारा पहला काम किसी स्प्रे या केमिकल का इस्तेमाल करना नहीं, बल्कि एक अच्छी सफाई मुहिम चलाना है। सोचिए, अगर दुश्मनों के छिपने की जगह ही न हो, तो वे कहां रहेंगे? अपने बागवानी के दस्ताने पहने और अपने बगीचे में जमा पिछले साल के सभी सूखे पत्तों, गिरी हुई टहनियों और सड़े गले फलों को इकट्ठा करना शुरू करें।
यह कचरा कीड़ों और बीमारियों के लिए 5 सितारा होटल जैसा होता है, जहां वे आराम से सर्दियां गुजारते हैं। इन सभी चीजों को अपने बगीचे से पूरी तरह हटा दें। अगर आपके कंपोस्ट बिन का तापमान बहुत ज्यादा गर्म नहीं होता है, तो इस कचरे को उसमें डालने की गलती न करें, क्योंकि कीड़ों के अंडे और बीमारी के बीजाणु उसमें जिंदा रह सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका है कि इसे या तो जला दें या अपने घर के कचरे के साथ फेंक दें। यह कदम उठाने से ही आप लगभग 50% समस्याओं को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देते हैं। ये आपके बगीचे के लिए एक डिटॉक्स की तरह है, जो उसे नई शुरुआत के लिए तैयार करता है। सफाई के बाद अगला कदम है समझदारी से छंटाई, यानी प्रूनिंग। यह सिर्फ पौधों को आकार देने के लिए नहीं है, बल्कि यह कीट नियंत्रण की एक बहुत महत्वपूर्ण रणनीति है। सबसे पहले पौधे की सभी सूखी, टूटी हुई या बीमार दिख रही टहनियों को काटकर हटा दें। इन टहनियों में अक्सर कीड़ों के अंडे या फंगल संक्रमण छिपा होता है। इसके बाद उन टहनियों को काटें जो एक दूसरे से रगड़ खा रही हैं या बहुत घनी होकर पौधे के बीच में हवा और रोशनी को आने से रोक रही है। जब पौधे के बीच में हवा का बहाव अच्छा होता है, तो नमी जमा नहीं होती और फंगल बीमारियों को पनपने का मौका नहीं मिलता। साथ ही जब आप स्प्रे करेंगे, तो वह पौधे के हर हिस्से तक आसानी से पहुंच पाएगा। याद रखें, छंटाई करते समय हमेशा तेज और साफ औजारों का इस्तेमाल करें। हर पौधे की छंटाई के बाद अपने औजारों को सैनिटाइजर या स्पिरिट से साफ करना न भूलें, ताकि एक पौधे की बीमारी दूसरे में न फैले। यह आपके पौधों के लिए एक अच्छे हेयर कट जैसा है, जो उन्हें स्वस्थ और सुंदर बनाता है। अब जब हमने पौधों के ऊपर का हिस्सा साफ कर लिया है, तो बारी है जमीन पर ध्यान देने की। मिट्टी की तैयारी सिर्फ पौधे लगाने के लिए नहीं होती, यह कीट नियंत्रण का भी एक हिस्सा है। जहां आपके पौधे लगे हैं, उसके आसपास की मिट्टी की ऊपरी परत की हल्की गुड़ाई करें। बहुत ज्यादा गहरी खुदाई न करें, वरना आप पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बस ऊपर की 2 से 3 इंच मिट्टी को धीरे धीरे पलटे। ऐसा करने से क्या होगा? मिट्टी के अंदर जो कीटों के लार्वा और प्यूपा सो रहे थे, वे सतह पर आ जाएंगे। जैसे ही वे सतह पर आएंगे, वे 2 चीजों का शिकार बनेंगे। एक तो वसंत की तेज धूप, जो उन्हें सुखा देगी, और दूसरा पक्षी। चिड़ियाओं और अन्य पक्षी आपके बगीचे के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं, और वे इन बाहर निकले हुए लार्वा को एक स्वादिष्ट दावत की तरह खुशी खुशी खा जाएंगे। यह प्राकृतिक कीट नियंत्रण का एक बेहतरीन तरीका है, जिसमें आपकी मेहनत बहुत कम लगती है। यह मिट्टी को हवादार भी बनाता है, जिससे आपके पौधों की जड़ें बेहतर तरीके से सांस ले पाती हैं और स्वस्थ रहती हैं। अब आता है हमारा ब्रह्मास्त्र, डोरमेंट ऑन या सुषुप्त तेल। यह नाम थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यह आपके बगीचे के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। डोरमेंट ऑन असल में एक बहुत ही परिष्कृत, हल्का मिनरल ऑन या पेट्रोलियम आधारित तेल होता है, जिसे विशेष रूप से बागवानी के लिए बनाया जाता है। जब आप इसे पानी में मिलाकर पौधों पर स्प्रे करते हैं, तो यह पौधों की सतह पर एक बहुत पतली, लगभग अदृश्य परत बना लेता है। यह परत पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन जो कीड़े और उनके अंडे छाल की दरारों में छिपे होते हैं, उनके लिए यह मौत का सामान है। यह तेल उनके शरीर के ऊपर एक परत बना लेता है और उनके सांस लेने वाले छिद्रों को बंद कर देता है, जिससे वे सांस नहीं ले पाते और दम घुटने से मर जाते हैं। यह किसी केमिकल जहर की तरह काम नहीं करता, बल्कि यह एक भौतिक तरीके से कीड़ों को खत्म करता है। इसीलिए कीड़े इसके प्रति कभी प्रतिरोधक क्षमता विकसित नहीं कर पाते। यह एफिड्स, स्पाइडर माइट्स, स्केल कीड़े और मिलीबग्स जैसे कई कीटों के अंडों पर बेहद असरदार है। बाजार में आपको कई तरह के बागवानी तेल मिलेंगे, तो सवाल यह है कि सही डोरमेंट ऑन कैसे चुनें। आमतौर पर इन्हें 2 श्रेणियों में बांटा जाता है। एक होता है भारी डोरमेंट ऑन और दूसरा होता है हल्का हॉर्टिकल्चरल ऑन या ऑनल सीजन ऑन।
पारंपरिक डोरमेंट ओनेल थोड़े भारी होते हैं और उन्हें सिर्फ तभी इस्तेमाल करना चाहिए जब पौधा पूरी तरह से सुषुप्त अवस्था में हो, यानी उसमें एक भी पत्ती न हो। अगर इसे बढ़ती हुई पत्तियों पर इस्तेमाल किया गया तो यह उन्हें जला सकता है। वहीं दूसरी ओर हॉर्टिकल्चरल ऑनैल बहुत ज्यादा रिफाइंड और हल्के होते हैं। इन्हें आप साल भर इस्तेमाल कर सकते हैं, यहां तक कि जब पौधे पर पत्तियां हों तब भी। शुरुआती वसंत के लिए दोनों ही अच्छे विकल्प हैं, लेकिन अगर आप एक ही तेल खरीदना चाहते हैं जिसे आप बाद में भी इस्तेमाल कर सके, तो ऑनल सीजन हॉर्टिकल्चरल ऑनेल एक बेहतर निवेश है। हमेशा लेबल को ध्यान से पढ़ें और सुनिश्चित करें कि वह उन पौधों के लिए सुरक्षित है जिन पर आप उसका उपयोग करने जा रहे हैं, खासकर अगर आपके बगीचे में बहुत संवेदनशील पौधे हैं। डोरमेंट ऑनैल का स्प्रे करने के लिए सही समय और मौसम का चुनाव करना सफलता की कुंजी है। जैसा कि हमने पहले बात की, सबसे अच्छा समय तब है जब कलियां फूल गई हों लेकिन अभी तक खुली न हो। इसे बड स्वेल स्टेज कहते हैं। तापमान बहुत महत्वपूर्ण है। दिन का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए और अगले 24 घंटों तक 0 डिग्री से नीचे जाने की संभावना नहीं होनी चाहिए। अगर आप ठंडे मौसम में स्प्रे करते हैं तो तेल और पानी का मिश्रण ठीक से नहीं मिलेगा और यह पौधे की छाल को नुकसान पहुंचा सकता है। स्प्रे करने के लिए एक शांत, बिना हवा वाला दिन चुनें। अगर तेज हवा चल रही होगी तो स्प्रे उड़कर आपके ऊपर आ सकता है या उन जगहों पर जा सकता है जहां आप उसे नहीं डालना चाहते। सुबह का समय सबसे अच्छा होता है ताकि दिन भर में तेल को सूखने का पूरा मौका मिल जाए। कभी भी गीले पौधों पर या जब बारिश की संभावना हो तब स्प्रे न करें, क्योंकि पानी तेल के असर को कम कर देगा और वह धुल जाएगा। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप तेल का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। ऑर्मेंटोनाइल को मिलाने और स्प्रे करने का सही तरीका। सुरक्षा सबसे पहले आती है, इसलिए हमेशा दस्ताने, चश्मे और मास्क पहने, भले ही यह एक जैविक उत्पाद हो। आपको एक अच्छे गार्डन स्प्रेयर की जरूरत होगी। उत्पाद के लेबल पर दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। आमतौर पर इसे पानी के साथ एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, जैसे कि 4 लीटर पानी में 2 से 4 बड़े चम्मच तेल। पहले स्प्रेयर में आधा पानी भरे, फिर उसमें तेल की सही मात्रा डालें और फिर बाकी का पानी डालें। ढक्कन बंद करके स्प्रेयर को अच्छी तरह हिलाएं ताकि तेल और पानी का एक समान मिश्रण बन जाए, जिसे इमल्शन कहते हैं। स्प्रे करते समय पौधे को पूरी तरह से नहला दें। ये सुनिश्चित करें कि स्प्रे तने सभी शाखाओं, टहनियों के नीचे और छाल की हर दरार तक पहुंचे, क्योंकि कीड़े वहीं छिपे होते हैं। पौधे के चारों ओर घूमकर हर एंगल से स्प्रे करें। जमीन पर तने के आसपास के क्षेत्र में भी स्प्रे करना एक अच्छा विचार है। बस ये ध्यान रखें कि मिश्रण को समय समय पर हिलाते रहे, क्योंकि तेल पानी से अलग हो सकता है। अगर आप पेट्रोलियम आधारित उत्पादों का उपयोग नहीं करना चाहते, तो आपके लिए एक बेहतरीन प्राकृतिक विकल्प है नीम के तेल की शक्ति। नीम का तेल नीम के पेड़ के फलों और बीजों से निकाला जाता है और यह सदियों से भारतीय कृषि में एक शक्तिशाली कीटनाशक और फफूंदनाशक के रूप में इस्तेमाल होता रहा है। यह डोरमेंट ओनेल की तरह दम घोंटकर काम नहीं करता, बल्कि इसका काम करने का तरीका ज्यादा जटिल और प्रभावी है। इसमें एजाडिरेक्टिन नामक एक सक्रिय यौगिक होता है जो कीड़ों के लिए एक साथ कई तरीकों से काम करता है। ये एक एंटीफिडेंट है, यानी इसे खाने के बाद कीड़ों की भूख मर जाती है। ये एक ग्रोथ रेगुलेटर भी है जो लार्वा को वयस्क बनने से रोकता है और यह कीड़ों के प्रजनन तंत्र को भी बाधित करता है। सबसे अच्छी बात यह है कि यह मधुमक्खियों और लेडीबग जैसे लाभकारी कीड़ों के लिए अपेक्षाकृत सुरक्षित है, जब तक कि आप सीधे उन पर स्प्रे न करें। ये फंगस से होने वाली बीमारियों जैसे पाउडरी मिल्ड्यू और रस्ट को रोकने में भी बहुत कारगर है। अब आप सोच रहे होंगे, नीम का तेल बनाम डोरमेंट ओनेल किससे चुने?
यह आपके बगीचे की जरूरतों पर निर्भर करता है। डोरमेंट ओनेल विशेष रूप से स्किल कीड़े और स्पाइडर माइट्स के कठोर अंडों पर, जो सर्दियों में बच जाते हैं, बहुत ज्यादा प्रभावी है। ये एक ही बार में उनकी पूरी आबादी को खत्म कर सकता है, क्योंकि यह सीधे संपर्क में आकर काम करता है। वहीं नीम के तेल का असर ज्यादा व्यापक है। यह न केवल कीड़ों को मारता है, बल्कि बीमारियों को भी नियंत्रित करता है। अगर आपके बगीचे में पिछले साल फंगल रोगों की समस्या रही है, तो नीम का तेल एक बेहतर विकल्प हो सकता है। आप चाहें तो दोनों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप शुरुआती वसंत में जब पौधे पूरी तरह सो रहे हों, तब डोरमेंट ऑनाइल का एक स्प्रे कर सकते हैं। और फिर जैसे ही थोड़ी पत्तियां निकलना शुरू हों, आप नीम के तेल का स्प्रे कर सकते हैं। यह एक दोहरी सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा, जो आपके पौधों को कीड़ों और बीमारियों दोनों से बचाएगा। बस याद रखें, कभी भी दोनों तेलों को एक साथ मिलाकर स्प्रे न करें। आप बाजार से तैयार नीम ओनाइल स्प्रे खरीद सकते हैं, लेकिन घर पर नीम ओनाइल स्प्रे बनाना बहुत आसान और सस्ता है। इसके लिए आपको 3 चीजों की जरूरत होगी। पहला, 100% शुद्ध कोल्ड प्रेस्ड नीम का तेल, क्योंकि इसमें एज़ोडिरेक्टिन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। दूसरा, एक हल्का लिक्विड सोप या कीटनाशक साबुन, जो तेल को पानी में मिलाने में मदद करेगा। इसे इमल्सिफायर कहते हैं। और तीसरा, गर्म पानी। 1 लीटर स्प्रे बोतल में 1 चम्मच नीम का तेल और आधा चम्मच लिक्विड सोप डालें। बोतल को बंद करके अच्छी तरह हिलाएं ताकि तेल और साबुन मिल जाए। अब इसमें 1 लीटर गुनगुना पानी डालें। पानी गर्म नहीं होना चाहिए, बस थोड़ा गर्म हो ताकि तेल आसानी से घुल जाए। बोतल को फिर से बंद करें और जोर से हिलाएं जब तक कि मिश्रण दूधिया सफेद न हो जाए। आपका शक्तिशाली जैविक कीटनाशक तैयार है। इसे तुरंत इस्तेमाल करें, क्योंकि कुछ घंटों के बाद नीम का तेल अपनी प्रभावशीलता खोने लगता है। हर कुछ मिनटों में स्प्रेयर को हिलाते रहे ताकि मिश्रण अलग न हो। चलिए अब कुछ खास दुश्मनों को निशाना बनाते हैं, जैसे कि एफिड्स और माइट्स। ये वसंत में सबसे पहले हमला करने वाले कीटों में से है। एफिड्स, जिन्हें माहू या तेला भी कहा जाता है, पौधों के नए और कोमल हिस्सों का रस चूसते हैं, जिससे पत्तियां मुड़ जाती हैं और पौधे का विकास रुक जाता है। स्पाइडर माइट्स इतने छोटे होते हैं कि मुश्किल से दिखाई देते हैं, लेकिन वे पत्तियों पर जाला बना देते हैं और उन्हें पीला और बेजान कर देते हैं। शुरुआती वसंत में किया गया डोरमेंट ओनाइल या नीम ओनाइल का स्प्रे इन दोनों समस्याओं के लिए रामबाण है। यह उनके अंडों को नष्ट कर देता है, जो छाल और कलियों में छिपे होते हैं। जब अंडे ही नहीं रहेंगे तो कीड़े कहां से आएंगे? यह तरीका इन कीटों की पहली पीढ़ी को ही खत्म कर देता है, जिससे गर्मियों में उनकी आबादी विस्फोटक रूप से नहीं बढ़ पाती। अगर आप इस एक निवारक स्प्रे को सही समय पर कर लेते हैं, तो आप गर्मियों में बार बार कीटनाशक स्प्रे करने की परेशानी से बच जाएंगे। यह रोकथाम इलाज से हमेशा बेहतर होती है। कीड़ों के अलावा हमारे बगीचे का एक और बड़ा दुश्मन है फंगल रोग। पाउडरी मिल्ड्यू, जो पत्तियों पर सफेद पाउडर जैसी परत बना देती है, या ब्लैक स्पॉट, जो गुलाब की पत्तियों पर काले धब्बे बना देता है, ये सभी फंगस के कारण होते हैं। इन बीमारियों के बीजाणु भी सर्दियों में गिरी हुई पत्तियों और संक्रमित टहनियों पर जीवित रहते हैं। जैसे ही वसंत में नमी और थोड़ी गर्मी बढ़ती है, ये बीजाणु सक्रिय हो जाते हैं और हवा के माध्यम से नई पत्तियों पर फैल जाते हैं। हॉर्टिकल्चरल ऑनाइल और विशेष रूप से नीम का तेल इन फंगल रोगों से लड़ने में बहुत प्रभावी है। नीम के तेल में शक्तिशाली एंटी फंगल गुण होते हैं। जब आप शुरुआती वसंत में इसका स्प्रे करते हैं, तो यह उन सोए हुए बीजाणुओं को नष्ट कर देता है। यह पौधे की सतह पर एक सुरक्षात्मक परत भी बनाता है, जो नए बीजाणुओं को पत्तियों पर जमने और संक्रमण फैलाने से रोकती है। तो यह एक स्प्रे आपको 2 दुश्मनों, कीड़ों और बीमारियों से एक साथ बचाता है। ये आपके बगीचे के लिए एक हेल्थ टॉनिक की तरह है।
अगर आपके बगीचे में फल के पेड़ है, तो आपको उन पर विशेष ध्यान देना होगा। फलों के पेड़ों को सुरक्षित रखना थोड़ा ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कीट और रोग न केवल पेड़ को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि आपकी पूरी फसल को भी बर्बाद कर सकते हैं। सेब, नाशपाती, आड़ू और बेर जैसे पेड़ों पर डोरमेंट ऑनेल का स्प्रे करना लगभग अनिवार्य है। यह कोडिंग मॉथ, एफिड्स और स्केल जैसे कीटों को नियंत्रित करने में मदद करता है, जो फलों को खराब करते हैं। फलों के पेड़ों पर स्प्रे करने का सबसे अच्छा समय डिलेड डोरमेंट चरण है, यानी जब पत्ती की कलियां हरी होने लगी है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से खुली नहीं है। इस समय स्प्रे करने से आप उन कीड़ों को भी पकड़ सकते हैं, जो थोड़ा बाद में सक्रिय होते हैं। कॉपर आधारित फंगीसाइड को डोरमेंट ऑनाइल के साथ मिलाकर स्प्रे करना भी एक आम प्रथा है, जो पीच लीफ कर्ल जैसी गंभीर फंगल बीमारियों को रोकने में मदद करता है। बस हमेशा यह सुनिश्चित करें कि आप जो भी उत्पाद इस्तेमाल कर रहे हैं, वह खाने योग्य पौधों के लिए सुरक्षित हो। गुलाब के शौकीनों के लिए वसंत की शुरुआत एक महत्वपूर्ण समय होता है। अपने गुलाबों की रक्षा करना आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि वे कीड़ों और बीमारियों के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। जैसे ही आप वसंत के लिए अपने गुलाबों की छंटाई करते हैं, उसके तुरंत बाद उन पर डोरमेंट ऑनाइल या नीम के तेल का स्प्रे करें। यह स्प्रे उन ब्लैक स्पॉट के बीजाणुओं को खत्म कर देगा, जो पुरानी टहनियों पर सर्दियों से छिपे हुए हैं। यह एफिड्स और थ्रिप्स के अंडों को भी नष्ट कर देगा, जो अक्सर कलियों के आसपास पाए जाते हैं। छंटाई के बाद पौधे के आसपास गिरी हुई सभी पत्तियों और टहनियों को अच्छी तरह से साफ करना सुनिश्चित करें, क्योंकि उनमें बीमारी हो सकती है। यह एक सरल कदम आपके गुलाबों को गर्मियों में स्वस्थ और रोगों से मुक्त रखने में एक लंबा रास्ता तय करेगा, जिससे आप बिना किसी चिंता के उनके सुंदर फूलों का आनंद ले सकेंगे। स्वस्थ गुलाब एक खुशहाल माली की निशानी है, और इसकी शुरुआत वसंत की पहली देखभाल से ही होती है। एक आम चिंता जो लोगों को होती है, वह यह है कि क्या यह स्प्रे लाभकारी कीड़ों को नुकसान पहुंचाएगा। यह एक बहुत ही जायज सवाल है। हमारे बगीचे में मधुमक्खियां, लेडीबग और लेसविंग जैसे कई मित्र कीट भी होते हैं, जो परागण में मदद करते हैं और हानिकारक कीटों को खाते हैं। अच्छी खबर यह है कि जब हम शुरुआती वसंत में डोरमेंट ऑनेल या नीम ऑनेल का स्प्रे करते हैं, तो उस समय अधिकांश लाभकारी कीट सक्रिय नहीं होते हैं। मधुमक्खियां और तितलियां तभी बाहर आती हैं जब फूल खिलते हैं, और लेडीबग तभी आते हैं जब खाने के लिए एफिड्स मौजूद हो। चूंकि हम ये स्प्रे फूल खिलने से बहुत पहले कर रहे हैं, इसलिए हमारे मित्र कीटों को नुकसान पहुंचने का खतरा बहुत कम होता है। नीम का तेल भी एक बार सूख जाने के बाद लाभकारी कीटों के लिए ज्यादा हानिकारक नहीं होता। यह मुख्य रूप से उन कीटों को प्रभावित करता है जो पौधे को खाते हैं। तो सही समय पर स्प्रे करके हम दुश्मनों को खत्म कर सकते हैं और अपने दोस्तों को सुरक्षित रख सकते हैं। यह एक स्मार्ट और पर्यावरण के अनुकूल रणनीति है। अब जब आप सब कुछ जानते हैं, तो कुछ बचने वाली आम गलतियों पर भी नजर डाल लेते हैं। सबसे बड़ी गलती है गलत सांद्रता का उपयोग करना। बहुत ज्यादा तेल पत्तियों को जला सकता है, और बहुत कम तेल अप्रभावी होगा। हमेशा लेबल पर दिए निर्देशों का पालन करें। दूसरी गलती है हवा वाले दिन स्प्रे करना। इससे स्प्रे बर्बाद होता है और आपके स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक हो सकता है। तीसरी गलती है पौधे के सिर्फ ऊपरी हिस्से पर स्प्रे करना। कीड़े और अंडे अक्सर पत्तियों के नीचे और शाखाओं के जोड़ों में छिपे होते हैं, इसलिए पौधे को पूरी तरह से कवर करना महत्वपूर्ण है। एक और गलती है मिश्रण को हिलाना भूल जाना। तेल और पानी अलग हो जाते हैं, जिससे आप या तो सिर्फ पानी स्प्रे कर रहे होंगे या सिर्फ तेल। और आखिरी गलती धैर्य खो देना। यह एक निवारक उपाय है। इसका परिणाम आपको तुरंत नहीं दिखेगा, बल्कि पूरी गर्मियों में एक स्वस्थ बगीचे के रूप में नजर आएगा। इन गलतियों से बचकर आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपकी मेहनत व्यर्थ न जाए।
स्प्रे के अलावा आप प्रकृति की शक्ति का भी उपयोग कर सकते हैं। कंपेनियन प्लांटिंग या सहचर रोपण एक ऐसी तकनीक है जिसमें आप कुछ खास पौधों को एक साथ लगाते हैं ताकि वे एक दूसरे की मदद कर सकें। यह कीट नियंत्रण का एक अद्भुत प्राकृतिक तरीका है। उदाहरण के लिए, गेंदे के पौधे अपनी जड़ों से एक ऐसा रसायन छोड़ते हैं जो नेमाटोड जैसे हानिकारक मिट्टी के कीड़ों को दूर भगाता है। लहसुन और प्याज की तेज गंध एफिड्स और कई अन्य कीटों को पसंद नहीं आती। अगर आप इन्हें गुलाब के पास लगाते हैं तो वे सुरक्षित रहेंगे। इसी तरह तुलसी टमाटर के पौधों को हॉर्नवर्म से बचाती है। नेस्टटियम जैसे पौधे एफिड्स के लिए ट्रैप क्रॉप का काम करते हैं, यानी वे एफिड्स को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे आपके मुख्य पौधे बच जाते हैं। शुरुआती वसंत में जब आप अपने बगीचे की योजना बना रहे हों, तो इन सहचर पौधों को अपनी योजना में शामिल करें। यह आपके बगीचे में एक प्राकृतिक संतुलन बनाने में मदद करेगा और रासायनिक कीटनाशकों पर आपकी निर्भरता को कम करेगा। अंत में यह समझना महत्वपूर्ण है कि शुरुआती वसंत की यह देखभाल सिर्फ एक बार का काम नहीं है, बल्कि यह एक दीर्घकालिक योजना का पहला कदम है। यह आपके बगीचे को एक मजबूत और स्वस्थ शुरुआत देता है, लेकिन आपको पूरे मौसम में सतर्क रहने की जरूरत है। अपने पौधों का नियमित रूप से निरीक्षण करते रहे। पत्तियों के नीचे और नई टहनियों पर कीड़ों के संकेतों की जांच करें। जैसे ही आपको कोई समस्या दिखे, तुरंत कार्रवाई करें। अगर कुछ ही कीड़े हैं, तो उन्हें हाथ से हटा दें या पानी की तेज धार से धो दें। यदि समस्या बड़ी है, तो आप नीम के तेल जैसे हल्के कीटनाशक का दोबारा उपयोग कर सकते हैं। एक स्वस्थ बगीचा कीटों और बीमारियों का बेहतर ढंग से सामना कर सकता है। इसलिए सुनिश्चित करें कि आपके पौधों को सही मात्रा में पानी, धूप और पोषण मिल रहा है। एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली वाले पौधे की तरह एक स्वस्थ पौधा भी कीटों के हमलों से खुद को बेहतर तरीके से बचा सकता है। यह एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन परिणाम एक सुंदर और फलदायी बगीचा इस मेहनत के लायक है। तो जैसा कि आपने देखा, वसंत की शुरुआत में की गई एक छोटी सी तैयारी आपके बगीचे के लिए चमत्कार कर सकती है। हमने सीखा कि कैसे सर्दियों में सोए हुए कीड़ों और बीमारियों को उनके जागने से पहले ही खत्म किया जा सकता है। बस 3 सरल कदम याद रखें। पहला, अच्छी तरह से सफाई करके कीड़ों के छिपने की जगह को खत्म करें। दूसरा, सही तरीके से छंटाई करके पौधे को स्वस्थ बनाएं और हवा का प्रवाह सुधारें। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, डोरमेंट ऑयल या नीम के तेल का सही समय पर स्प्रे करके दुश्मनों की पूरी पीढ़ी को नष्ट कर दे। यह एक छोटा सा प्रयास आपको गर्मियों में बहुत सारी परेशानियों और रासायनिक स्प्रे से बचाएगा। यह आपके बगीचे को एक स्वस्थ, मजबूत और कीड़ों से मुक्त शुरुआत देने का सबसे अच्छा तरीका है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके काम आएगी। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा, तो कृपया इसे लाइक करें और अपने बागवान दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे ही और बागवानी रहस्य जान सकें। अब आपके लिए एक सवाल, आपके बगीचे में वसंत में सबसे ज्यादा कौन सा कीट परेशान करता है? नीचे कमेंट्स में अपना अनुभव जरूर साझा करें। हैप्पी गार्डनिंग।